हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे। तो आज हम लेके आए हैं विलयन का अगला लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अब सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म और बांटाव गुणांक के बारे में हम यहाँ पे जानकारी को हासिल करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उन क्वेश्चनों के बाद हम अगले लेक्चर को देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे हम मूव करते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चनों को देखने वाले हैं कि अपने पास में क्या क्या दे रखे हैं, किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। देखो अपने पास में सबसे पहले हमारे पास में क्या दे रखा है, अब सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो अब सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म होता क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी देखनी है कि आखिर होता क्या है। इसको ही हम बोलते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी तक हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टियों को पढ़ा था, मतलब सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो कि हमारे पास में कौन कौन से थे। हमारे पास में था वाष्प दाब में आपेक्षिक अपनमन, दूसरा हमारे क्या था, क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अपनमन और चौथा अपने पास में परासरण दाब था। अब हमारे पास में अब सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म आ गए। अभी वो सामान्य थे, अब हमारे पास में अब सामान्य आ चुके हैं। अब देखो इसमें है क्या यहाँ पे कि अभी तक जो हमारे पास में विलय हुआ कर रहा था सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्मों में, वो हो रहा था कौन सा, विद्युत अनवगत था। मतलब वो ना तो आयनों में टूट रहा था, ना ही जुड़ रहा था। मतलब ना तो वियोजन की प्रकृति शो कर रहा था, ना ही संगुणन की शो कर रहा था। लेकिन अब जो हमारे पास में विलय आएंगे वो कुछ इसी प्रकृति के होंगे, जो या तो आयनों में टूट जाएंगे या क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे गुणधर्म जो होंगे वो हमारे परिवर्तित होने वाले हैं। तो हम देखते हैं इसको क्या होने वाला है। यहाँ पे देखो हमारे पास में इसमें बोला गया है कि हमने वहां पे क्या किया था, हमने आपको बताया था कि अणुसंख्यक गुणधर्म हमारे पास में वो थे जो विलयन के गुण किस पर निर्भर करते हैं, विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मिलाया कितना, हमने 1 मोल मिलाया था किसको, ग्लूकोज को या यूरिया को मिलाया था। तो 1 मोल कणों के आधार पर ही प्रकृति हमारी प्रदर्शित हो रही थी। जबकि यहाँ पे देखो अब अपने पास में क्या है कि अब हमने यहाँ पे किया क्या, हमने अब ऐसा विलय मिला के रख दिया यहाँ पे जो कि आयनों में टूट जाएगा। हमने यहाँ पे मिला दिया किसको, अपने पास में MgCl2 को मिला दिया 1 मोल। यहाँ पे भी हमने 1 मोल मिलाया और वहां पे भी 1 मोल मिलाया। लेकिन हुआ क्या, हम सोच रहे थे कि 1 मोल के अनुसार ही हमें इस विलयन के गुण मिलेंगे। क्या मिलेंगे, गुण देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे जो MgCl2 था, इसकी प्रकृति थी ए आयनों में वियोजित हो जाता है, मतलब विद्युत अपघट्ट है। Mg2 प्लस और 2Cl माइनस में टूट गया। मतलब इसके 1 मोल से हमें यहाँ पे 1 मोल तो मिला Mg2 प्लस आयन, और जबकि 2 मोल मिल चुके हैं कौन से, क्लोराइड आयन। तो विलयन में कुल मोल हो गए कितने, 3 मोल हो चुके हैं। कितने, 3 मोल। मतलब हम इंतजार करते बैठे थे कि हमें जो गुण मिलेंगे वो 1 मोल विलय के कणों के आधार पर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो बट गए 3 मोलों में, और 3 मोल आयनों में विभक्त हो चुके हैं। जिसके कारण जो हम सामान्य सोच रहे थे कि हमें कुछ इस तरीके की स्थिति मिलेगी, वो वैसी ना मिलके हमें स्थिति कुछ अलग मिल चुकी है। मतलब सामान्य से अलग हो गई। तो इसको हमने क्या बोल दिया, अब सामान्य बोल दिया, एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल दिया कि हमारे पास में क्या है, अब सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म है। और जब ये आयनों में वियोजित नहीं हो रहा था, तो जितना मिलाया हमने उतने के अनुसार ही हमें गुण देखने के लिए मिल रहे थे। मतलब जैसा हम सोच रहे थे उसी के अनुसार काम हुआ। तो नाम हो गया सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। लेकिन जैसे ही हमने इनको मिलाया जो संगुणित अथवा वियोजित होते हैं, तो इन्होंने तो भाई साहब पूरा काम ही अलग कर डाला। हम जो सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ, अलग ही काम हो गया, सामान्य से हटके काम हो गया। इसीलिए इसका नाम आया अब सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म आया।
ठीक है। ये हमारे पास में कौन से थे यहाँ पे थे सामान्य, क्या थे, सामान्य, मतलब हमारे पास में जो हम पढ़ रहे थे, जो हम पढ़ रहे थे अब सामान्य अणुसंख्यक, और ये हमारे हो गए अब सामान्य, मतलब एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो चुके हैं, ये अब सामान्य हो चुके हैं। ये हमें देखने के लिए मिला। अब देखो अपन लाइन पढ़ लेते हैं, आखिर लिख क्या रहा है। जब किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ आयनन, आयनन का मतलब आयनों में वियोजित हो जाए, मतलब वियोजन या संयोजन, संयोजन का मतलब आपस में जुड़ जाए, ठीक है, एसोसिएशन हो जाए, तो अणुसंख्यक गुणधर्म जैसे कि बाष्पदाब में कमी, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में वृद्धि और ऑस्मोटिक प्रेशर, जो अपन पढ़ चुके हैं, बाष्पदाब पढ़ चुके हैं, अपने सामान्य मानों से भिन्न हो जाते हैं। हमने वही बताया आपको कि गुण क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, और जब ये भिन्न हो जाते हैं तो ऐसे स्थितियों को, ऐसे गुणों को हम बोल देते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म हम बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको आराम से वीडियो को पॉज करके नोट करें, और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, जिससे हमें पता चले आप लोग वीडियो को देख रहे हैं पूरा, ठीक है, ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अगला देखो हमारे पास में क्या दे रखा है, आखिर ये सब चीजें हुई किस कारण से, आखिर हमें अब सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म मिले किस कारण से, तो कारण यहाँ पे क्या रहा, कारण रहा आयनन, क्या रहा, आयनन, आयनों में टूटना। अपने पास में कुछ है जैसे NaCl KNO3, मतलब विद्युत अपघट्य, आयनिक एगोत्व। अब तो सीधा क्वेश्चनों में आयनिक एगोत्व को देखें, यदि आयनिक एगोत्व दे रखा है तो वो क्वेश्चन अब सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म से होके जाने वाला है। पानी में घुलकर आयनों में विघटित हो जाते हैं, इसके कणों की संख्या बढ़ जाती है और हमारे जो गुणधर्म हो जाते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और गुणधर्म चेंज हो जाएंगे तो अणुसंख्यक गुणों का मान अधिक हो जाता है, ठीक है। इसमें देखो कुछ कार्बनिक एवं जैसे बेंजोइक अम्ल, उस बेसिकली आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा, यहाँ पे एसिटिक अम्ल मिलेगा या फॉर्मिक अम्ल मिलेगा। विलयन में आपस में जुड़कर डाइमर बना लेते हैं, ट्राइमर बना लेते हैं, दो इकाइयां आपस में जुड़ गई, तीन इकाइयां जुड़ गई, यहाँ पे जुड़ने का काम हो रहा है, यहाँ पे टूटने का काम हो रहा है। यदि जुड़ जाएंगे तो भी कणों की संख्या परिवर्तित हो जाएगी, यहाँ पे संख्या घट जाएगी तो यहाँ पे भी सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म आपको देखने मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति हमें देखने के लिए मिलती है, इनके कारण ही हमारे पास में क्या देखने के लिए मिला, हमें अपन को देखने के लिए मिला अब सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म देखने के लिए मिला। क्लियर है ना ये वाली बात, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको वीडियो को पॉज करके फिर से रिपीट करके आराम से देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, अपने पास में क्या दे रखा है, हमारे पास में अगला चीज आया बांठाप गुणांक, बांठा फैक्टर, इसे हम निरूपित करते हैं किससे, आई से, और इसमें क्या दे रखा है, अब सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्मों को सही करने के लिए, ओहो ये सही करेंगे, एक गुणांक आई को परिभाषित किया है। अपने पास में देखो, अरे क्या लिख दिया भैया, चलो इसको तो उल्टा लिख दिया यहाँ पे। अपने पास में देखो जो वायु होता है वो होता है हमारे पास में वास्तविक कणों की संख्या, वास्तविक ऊपर लिखना था यहाँ पे, कणों की संख्या, वास्तविक कणों की संख्या, और वास्तविक संख्या हमें कहां से मिलेगी, हमें प्रायोगिक रूप से मिलेगी। जबकि सैद्धांतिक रूप, सैद्धांतिक का मतलब क्या है कि हमने गणना के द्वारा प्राप्त कर लिया, सैद्धांतिक रूप से प्राप्त कणों की संख्या। आपको इस तरीके से क्या करना है, यहाँ पे बात करनी है, तो हमारे पास में हम आई का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तविक कणों की संख्या बटे में हमारे पास में सैद्धांतिक रूप से प्राप्त कणों की संख्या को आप यदि यहाँ पे करेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, बांठाप गुणांक आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि हमारे पास में बांठाप गुणांक का मान दे रखा है, आई का मान दे रखा है। ये हमारा तरीका रहेगा, इस तरीके से हम इनको बताने वाले हैं। तो हमारे पास में बांठाप गुणांक दे रखा है, मतलब यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो आई एक्स, इसके लिए हमारे पास में वास्तविक कणों की संख्या जो मिलेगी वो एक्सपेरिमेंटली मिलेगी। कैसे मिलेगी, एक्सपेरिमेंटली मिलेगी। जबकि अपने पास में सैद्धांतिक का मतलब क्या है, थ्योरेटिकली,
हमें मिलने वाली थ्योरेटिकली जो हमारे पास में सूत्र हैं फॉर्मूले उनके आधार पर यदि हम ज्ञात करते हैं तो दोनों का अनुपात हमारे पास में क्या कहलाएगा, बांटाप गुणांक कहलाता है। तो बांटाप गुणांक है। अब देखो अपन इसको हम समझते हैं आगे। बांटाप गुणांक के आ जाने के कारण हमारे जो सारे पुराने फॉर्मूले थे सारे परिवर्तित हो चुके हैं। देखो क्या है अपने पास में, जैसे हमने देखा कि अब हमारे पास में सूत्र क्या बन चुका है, जो अपने पास में हिमांक में अवनमन था, सॉरी हिमांक में अवनमन क्वथनांक में उन्नयन था, अब हमारे पास में वो परिवर्तित हो जाएगा। यदि हम क्वथनांक में उन्नयन लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे डेल्टा टीबी एक्सपेरिमेंटली बटे में डेल्टा टीबी थ्योरेटिकली या कैलकुलेटेड। मतलब इसे आप सूत्र के द्वारा कैलकुलेट कर रहे थे अभी तक। तो हमें चाहिए कौन सा मान, ये चाहिए डेल्टा टीबी एक्सपेरिमेंटली चाहिए आपको। तो क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा आई इंटू डेल्टा टीबी कैलकुलेटेड। इसका सूत्र क्या था अपने पास में, ये था के बी गुणा डब्ल्यू ए गुणा 1000 बटे में एम ए गुणा डब्ल्यू बी। तो हमें इस तरीके से डेल्टा टीबी एक्सपेरिमेंटली आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि हम इस डेल्टा टीबी एक्सपेरिमेंटली को आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो मतलब अब हमें एक्सपेरिमेंटली ज्ञात करना है तो अब हमें बांटाप गुणांक वहां से तुलना में क्या आ चुका है, जो सूत्र है वो हमारा सूत्र यहीं पे तो भिन्न हुआ कि आपको बांटाप गुणांक गुणा करना पड़ रहा है। तो अपन को ये देखने के लिए मिल जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है हमारे पास में, अब हमारे पास में सारे के सारे जो सूत्र हैं उन सबके अंदर यही परिवर्तन आ जाएगा। यदि हमने आई बराबर हम लिखते हैं डेल्टा टी एफ की बात करें एक्सपेरिमेंटली तो कितना हो जाएगा, डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड हो मिल जाएगा। मतलब हमारे पास में डेल्टा टी एफ जो अपने पास में आएगा एक्सपेरिमेंटली वो अपने पास में आई गुणे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड। आपको सूत्र पता ही है, इसका रख दें यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर भी मिल जाएगा, आपके पास में जो परासरण दाब है वो भी मिल जाएगा। हम लिखेंगे पाई एक्सपेरिमेंटली अपॉन में पाई कैलकुलेटेड। क्या आ जाएगा यहाँ पे, पाई जो एक्सपेरिमेंटली है वो वास्तविक कणों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है, आई गुणे पाई कैलकुलेटेड क्या होता है, CRT होता है। ये मिल जाएगा आपको, ये हमें यहां से देखने के लिए मिल जाएगा। हमने एक और ज्ञात किया था, कौन सा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अपनमन। और उस स्थिति में हमारे पास में आया था पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी नॉट, ये आया था किसके, मूल प्रभाज किसके, विलेय की। तो आप देखें हमारे पास में एन ए बटे में एन ए प्लस एन बी किया था हमने, तो जो ये परिवर्तन आ रहा है वो आ रहा है किसके कारण, विलेय के कणों की संख्या के कारण आ रहा है। मतलब विलेय की प्रकृति के कारण ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है, कि विलेय के कारण ही ये सारी गुण देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, जो विलेय के मूल जहां पे होंगे वहां पे बांटाप गुणांक से गुणा हो जाएगा, विलायक में नहीं होगा, किसमें होगा, विलेय के अंदर। तो ये हमारे पास में नए सूत्र हमें यहाँ से मिल जाएंगे कि सारे के सारे सूत्र हमारे लिए परिवर्तित होने वाले हैं। ठीक है, कि हम इनको हम क्या करने वाले हैं, परिवर्तित हो जाएंगे। सारे के सारे सूत्र हमें नए देखने के लिए मिल जाएंगे कि हमारे पास में क्या है, सूत्र अपने पास में क्या क्या दे रखे हैं। तो इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं कि अपने पास में क्या क्या आने वाला है। हमने यहाँ पे देखा कि अब हम किसकी गणना करते हैं, बांटाप गुणांक की गणना करते हैं। तो बांटाप गुणांक की हमें करना है गणना गुणांक की गणना, हमें कैलकुलेशन करनी है किसकी, बांटाप गुणांक की, क्वांटा फैक्टर की।
तो देखो हम दो केसों के लिए करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम वियोजन के लिए करेंगे और फिर किसके लिए करेंगे, हम संगुणन के लिए करेंगे, संयोजन के लिए करेंगे। वियोजन, वियोजन का मतलब क्या होगा, आयन टूट जाएंगे। आप देखो इसको समझो अब कैसे होने वाला है। अपने पास में देखो क्या था, वियोजन के लिए हमारे पास में एक बड़ा ए अणु था, इसको हमने तोड़ दिया, एन छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया हमने, एन छोटे छोटे बी कणों में तोड़ दिया। आप देखें यहाँ पे हमने t बराबर 0 पर इसके प्रारंभिक मोल लिए, वो कितने ए लिए, इसके कितने थे 0। भाई जब शुरुआत कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया की हम शुरुआत कर रहे हैं, हमारे पास में शुरुआत कर रहा है, इसके ए मोल थे तो इसके हमें 0 मिले। हमने देखा t बराबर t समय बाद की बात की, तो हुआ क्या, इसमें से हमने एक में से एक अल्फा को तोड़ दिया। अब अपने पास में यहाँ पे वियोजन की मात्रा रहेगी, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो हमने एक अल्फा को तोड़ दिया। आप देखें इसके एक मोल से इसके एन बन रहे हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एन अल्फा बन जाएगा। कितना बन जाएगा, एन अल्फा बन जाएगा। अब देखो ये जो मोल आए ये अपने पास में एक्सपेरिमेंटल मिलेंगे, मतलब हम बोल देंगे कुल मोल, ओ हो कुल मोल, कुल मोल टी समय बाद, टी समय बाद कुल मोल लिख दो, टी समय बाद। तो हम देखेंगे कितने मोल आएंगे हमें। देखो हमने एन टोटल की बात की, कब, टी समय के बाद, तो अपने पास में मिला 1 माइनस 1 अल्फा प्लस एन अल्फा। आप अभिकारक और उत्पादक दोनों के मूलों को जोड़ दें। अब देखो हम क्या करते हैं, जो माइनस वाला है उसको पीछे रख देते हैं, प्लस वाले को आगे रख सकते हैं। हमने रख दिया अल्फा और 1 अल्फा को रख दिया। आप देखें यहां से हमने अल्फा को कॉमन ले लिया, हमारे पास में n माइनस 1 मिल गया। ये हमारे पास में n टोटल है, क्या है, n टोटल आपको देखने के लिए मिल रहा है, n टोटल है हमारे पास में। एक कुल मोल आपको देखने के लिए मिल चुके हैं, हमारे पास में टोटल मोल दे रखे हैं, एक कुल मोल आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप देखो यहां से हम क्या करने वाले हैं, आप देखें हमारे पास में जब बांटा गुणांक हम निकालते हैं तो हमें वही n एक्सपेरिमेंटली बटे में n कैलकुलेटेड। शुरुआत में आपने कितने लिए थे, तो कितना लिया था, 1 मोल लिया था, और एक्सपेरिमेंटली आपके पास में कितना आया, अपने पास में आया 1 प्लस अल्फा गुणे n माइनस 1 बटे में 1। तो बांटा गुणांक क्या हो जाएगा वियोजन के लिए, 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारे पास में आई का मान है। आप देखें यहां से हमें क्या मिलने वाला है, हमने देखा यहाँ पे कि जो अल्फा है, आई क्या है, बांटा गुणांक है, बांटा गुणांक दे रखा है, अल्फा वियोजन की मात्रा है, वियोजन की मात्रा है, एन क्या है, आयनों की संख्या है, आयनों की संख्या दे रखा है। तो देखो अपने पास में एन क्या है, आयनों की संख्या। जैसे हमने देखा, हमने बात की यहाँ पे, और बात की तो क्या देखा हमने कि हमारे पास में NaCl है, ये क्या होगा, टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस। कितने आयन मिले बच्चों, तो सरकार 2, कितने मिले, 2। हमने लिखा अगला AlCl3, किसमें टूटेगा ये, तो ये टूटेगा एल्यूमिनियम 3 प्लस और 3Cl माइनस में। इसके 3 को यहाँ भेज दो, इसके 1 को यहाँ पे भेज दो। आगे वाला भाग हमेशा धनायन का होता है और पीछे वाला भाग हमेशा ऋणायन का होता है। तो आप इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पे। आप देखें आयनों की संख्या यहाँ पे 4 हो जाएगी, कितनी, 4 आ जाएगी, क्या आयनों की संख्या 4 हो चुकी है। तो यदि हम सपोज इसमें हमने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास में प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं, कौन से, प्रबल विद्युत अपघट्ट, मतलब सभी प्रबल अम्ल, सभी प्रबल क्षार और सभी प्रकार के लवण जो है वो प्रबल विद्युत अपघट्टों में आते हैं।
तो यदि हमारे पास में प्रबल विद्युत अपघट्ट है तो इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलने वाले हैं कि यहाँ पे अल्फा की मात्रा कितनी 1। तो यदि हमने NaCl के लिए ही बांटाप गुणांक निकाला वियोजन की मात्रा के लिए, तो अल्फा को यदि हमने कितना ले लिया 1 ले लिया, 100% ले लिया, 1 ले लिया, तो अपने पास में आयनों की संख्या 2 - 1 मतलब क्या मिलेगा, 2 में से 1, तो I बराबर हमें मिल जाएगा 2। यहां से हमें A मिला यदि I का मान 1 से ज्यादा मिलेगा, कब, जब हमारे पास में वियोजन हो रहा है। जबकि संगुणन की स्थिति में आपको इसका जो मान मिलता है वो क्या मिलता है, संगुणन के केस में अभी हम देखने वाले हैं, तो वियोजन के केस में आपको I का मान हमेशा 1 से ज्यादा मिलेगा, कि 1 से ज्यादा आपको संगुणन का मान मिलने वाला है। ठीक है, अगला देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है हमें। हमने देखा संगुणन या संयोजन के लिए, संगुणन, संगुणन का मतलब जुड़ना, एसोसिएशन के लिए, जुड़ने के लिए। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो क्या आएगा, अरे आएगा, देखो हमारे पास में n छोटे छोटे कण थे, किसमें परिवर्तित हो गए, एक बड़े कण B में परिवर्तित हो गए, आपस में जुड़ गए। क्या होगा, आप देखो, जो होगा देखा जाएगा, इसमें क्या परेशानी होने वाली बात है। हमने t बराबर 0 पर फिर से इसके प्रारंभिक मोल को कितना लिया, 1 मोल, इसका कितना 0। इसमें से देखो देखो t बराबर t समय बाद हम इसमें से a में से कितना तोड़ेंगे, एक अल्फा को तोड़ने वाले हैं, कितने को, एक अल्फा को। तो इसके कितने बनेंगे, देखो कितने बनेंगे, आप देखें इसके n मोल से इसका 1 मोल बनना, तो इसके 1 मोल से 1/n, मतलब इसके एक अल्फा से अल्फा बटे n आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, अल्फा बटे n आपको मोल मिलने वाला है। और जब हम इसको आगे कुल मोल t समय बाद कुल मोल निकालेंगे, बाद कुल मोल कितना आएगा, एक कुल मोल आने वाला है t समय बाद 1 - 1 अल्फा प्लस अल्फा बटे n। हम इसमें से अल्फा को कॉमन ले लें तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 1 बटे n - 1 आपको मिल जाएगा। ये हमारे पास में n टोटल मिल जाएगा, हमारे पास में मिल जाएगा, ये हमारे पास में इतना आपको देखने मिल जाएगा। अब देखो संगुणन बेसिकली अपन को कहां पे देखने के लिए मिलेगा, n यहाँ पे भी कणों की संख्या ही है, देखो वहां पे यदि हमने वही बांटाप गुणांक निकाला है इसके लिए, तो वो n एक्सपेरिमेंटली बटे में n कैलकुलेटेड। आप देखें एक्सपेरिमेंटली कितना लेके आए हो, 1 प्लस अल्फा इनटू 1/n-1 बटे में कितना 1। तो अपने पास में I का मान कितना आ जाएगा संगुणन के लिए, 1 प्लस अल्फा n-1 आपको देखने मिल जाएगा। संगुणन का केस जो अधिकतर मिलता है वो हमारे पास में हमें एसिटिक अम्ल में मिलता है, कि हमारे पास में 2 मोल एसिटिक अम्ल हैं जो आपस में मिलके एक द्वितक बनाते हैं। द्वितक का मतलब डाइमर बना देते हैं बच्चों, क्या बना देते हैं, डाइमर। एक कैसे बनाते हैं हम देखते हैं, इसकी 2 इकाइयां जो होती हैं वो आपस में क्या हाइड्रोजन बंधों का निर्माण कर लेती है, कि हाइड्रोजन बंध बना लेती हैं, जिसके कारण ये आपस में एक द्वितक का निर्माण कर देंगे। एक हाइड्रोजन बंध यहाँ पे बन जाता है, अपन को हाइड्रोजन बंध देखने के लिए मिल जाते हैं, इनके मध्य हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जिसके कारण एक द्वितक का निर्माण हो गया। तो अपने पास में यहाँ पे देखो, यदि हमने संगुणन के लिए आई निकाला तो अपने पास में यहाँ पे वियोजन की मात्रा आपको 100% नहीं होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रतिशत होती है, अल्फा की मात्रा 1 के बराबर नहीं होती है। यदि 1 के बराबर भी रख दे तो यहाँ से देखो आप क्या है कि यदि हमने रख दिया अल्फा का मान, यदि हमने 1 के बराबर दे दिया 100%, तो 1 + 1 n का मान कितना है, यहीं पे यदि हम निकालें तो अपने लिए 2 दे रखा है, 2 - 1। आप देखें किसमें से आधे में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का आधा बचेगा। तो अपने पैसे a में से माइनस का 1/2, मतलब हमारे पास में बचा कितना 1/2।
तो हमने देखा यहाँ पे कि यदि हम वियोजन की बात कर रहे हैं तो इसका मान जो है वो 1 से छोटा आएगा। क्या आएगा? 1 से छोटा आएगा। सॉरी, वियोजन नहीं, संगुणन की यदि बात कर रहे हैं तो एन आई का मान जो हमारे पास में होगा 1 से छोटा हुआ। कई बार हमें ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए आई का मान 1.2 है, संगुणन होगा वियोजन होगा? तो आपको सीधा देखना है कि आई का मान 1 से ज्यादा है, इसका मतलब वियोजन हो रहा है। यदि हमने आपको बोल दिया कि आई का मान 0.25 है तो आप बताएं संगुणन हुआ वियोजन हुआ? तो आप सीधा बोल सकते हैं वहां पे संगुणन हुआ, आई का मान लेस देन 1 है। यदि आई का मान 1 के बराबर है तो क्या है? विद्युत अपघट सॉरी विद्युत अनपघट दे रखा है, ना कि वियोजन हो रहा है ना ही संगुणन हो रहा है। ठीक है, चलो हम एक लाइन में आपको यहाँ पे लिख के बता देते हैं। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। यदि आई बराबर 1 है तो क्या है यहाँ पे? ये विद्युत अनपघट है। क्या है? विद्युत अनपघट है। अनपघट का मतलब क्या है? अपने आयनों में नहीं टूट रहा है, साथ में ना तो वियोजन हो रहा है ना तो वियोजन हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है? संगुणन। इस स्थिति में कुछ नहीं हो रहा है, दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है, ना तो वियोजन ना ही संगुणन हो रहा है। यदि आई का मान 1 से ज्यादा है, क्या है? 1 से ज्यादा दे रखा है कि आई का मान 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब सीधा का सीधा वियोजन हो रहा है। हमने आपको दिखाया, ये वियोजन को प्रदर्शित करेगा। यदि आई का मान 1 से कम है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे संगुणन हो रहा है कि संगुणन दे रखा है। तो ये 3 सारी चीजें हमारे पास में देखने के लिए मिल जाती हैं और इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखो, यदि हमारे पास में कहीं पे भी जो हमने आपके लिए क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हेमांक में अवनमन। इन सब स्थिति पर आचरण दाब, इन सब स्थितियों में यदि हमें क्या मिल रहा है? आयनिक विलय मिल रहा है, तो अब क्वेश्चन हमारा बांटा पूर्णांक से जाएगा। जैसे देखो, हमने आपसे पूछा यहाँ पे कि हमने दिया आपको कि 1 मोलर KCl, दूसरा दिया हमने 1 मोलर आपको AlCl3 और हमने दिया 1 मोलर यूरिया। इन तीनों में बताएं कि सबसे ज्यादा परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा है? परासरण दाब किसका ज्यादा है? ओहो, का लिख दिया, किसका ज्यादा है? तो आपको देखना है यहाँ पे कि परासरण दाब, देखो अपन को क्या दे रखे हैं? पाई बराबर क्या होता है? दूसरी चीज हमें आयनिक दिया हुआ है। क्या दिए? आयनिक। तो अब हमारे पास में आई दिया जाएगा और CRT आ जाएगा। आप देखें आई का मान क्या होगा? आई का मान आपके सॉरी आई का नहीं, सी का मान सबके लिए समान है। 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर दे रखा है, हम इससे आंसर नहीं निकाल सकते हैं। आर का पता है, नियतांक है आपको, विलयन नियतांक। एक हम निश्चित ताप पर ही बात करेंगे तीनों की। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो पाई है वो निर्भर करेगा किस पे? बांटा गुणांक पे। और ऐसा नहीं कि आप बांटा गुणांक निकालने में लगे रहे। ठीक है, बांटा गुणांक आपको सीधा का सीधा पता करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में है, ऑब्जेक्टिव में हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, आप देखें यहाँ पे अपने पास में KCl कितने आयनों में टूटेगा? K प्लस और Cl माइनस में, n बराबर हमें 2 मिल रहा है। आप देखें AlCl3 किसमें टूटेगा? ए टूटेगा एल्यूमिनियम 3 प्लस और 3Cl माइनस में टूट जाएगा, मतलब n का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा। आप यूरिया क्या है? यूरिया आयनों में टूटता नहीं है। क्या नहीं होता है? यूरिया आयनों में टूटता नहीं है, कोई वियोजन नहीं होगा। तो आप देखें सबसे ज्यादा किसमें होगा? सबसे ज्यादा हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर होगा AlCl3 में, जिसके आयनों की संख्या ज्यादा होगी उसके लिए बांटाप गुणांक का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। हो अल्फा इंटू n माइनस, इस तरीके से हम बता सकते हैं। जिसमें n का मान ज्यादा, उसके केस में आपको i का मान भी आपको ज्यादा मिलने वाला है। ये हमारे पास में तरीका दे रखा है, इस तरीके से हम क्या आंसर को देंगे। तो सबसे ज्यादा किसमें? AlCl3 में होगा, क्योंकि आयनों की संख्या ज्यादा दे रखी है।
यदि हमसे आपसे पूछें कि 1 मोलर अपने पास में ग्लूकोज दिया है C6H12O6 दिया है और हमने दिया है आपको 1 मोलर NaCl के परासरण दाबों की तुलना कीजिए आप, तो किसका ज्यादा होगा? ये हमारा विद्युत अनपघट्ट है, आयनों में नहीं टूटेगा, इस स्थिति में I का मान 1 के बराबर होता है। जबकि एक क्या हो जाएगा, आयनों में टूट जाएगा और यहाँ पे I का मान हमें 2 मिल जाएगा, बांटा गुणांक हमें 2 मिल जाएगा क्योंकि आयन में 2 आने वाले हैं। तो इस स्थिति में हमारे पास में परासरण दाब ज्यादा मिलेगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि NaCl का परासरण दाब क्या होगा, ज्यादा होगा किससे? ग्लूकोज की तुलना में। तो हम इस तरीके से छोटे मोटे पिक्चर के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। साथ में आप ध्यान दें कि जब भी हमारे पास में आयनिक विलेय दे रखा है तो उस स्थिति में क्वेश्चन आपका बांटाप गुणांक से होके जाएगा। कहां से जाएगा? बांटाप गुणांक से होके जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर हमने सारी चीजों को कवर अप कर लिया है। ठीक है, हम कल बढ़िया तरीके के इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।